मेरा नाम आर विजय लक्ष्मी। मैं हिंदी सीआरटी के रूप में संतकविटी मंडल श्रीकाकुलम जिला में काम कर रही हूँ। कैसे हो बच्चे, सब ठीक है ना। पिछले सत्र में हम पहला पाठ 10वीं कक्षा के अंतर्गत पहला पाठ बरसते बादल के बारे में चर्चा किया। मैं समझता हूँ कि आप सब उनको पुनश्चरण करेंगे। अब इस सत्र में हम पाठ्यांश प्रश्न, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, भाषा की बात, परियोजना कार्य, पाठ्यांतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले पुनश्चरण के अंतर्गत पिछले कक्षा में उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय, विषय प्रवेश, जो कविता का पाठ का भाव भी मैंने समझाया। मैंने बरसते बादल कविता के कवि का नाम क्या है माँ? सुमित्रानंदन पंत जी है। वे प्रकृति के बेजोड़ कवि हैं। वो उन्होंने प्रकृति सुंदर कविताएं लिखी हैं। और जो बरसते बादल, वो बादल सावन मास में मेघ कैसा बरसते हैं उनके बारे में वो जो वर्णन किया। बूंदों तरुओं से चनके चमचम गिरते हैं। బిందువులు, వర్షపు బిందువులు చెట్లను తాకుచూ నేలకు పడతాయి వర్షాకాలంలో, శ్రావణ మాసంలో. చెంచం బిజిలీ చమక్ రహీరే ఉర్మే ఘన్మే. మనే బిజిలీ అటువంటి సమయంలో ఉరుములు మెరుపులతోటి, ఒక మెరుపునే బిజిలీ అంటారు. అటువంటివన్నీ కూడా మెరుపులతో ఘనం, ఘన్ మానే క్యా హై? మేఘాలన్నీ ఆవరించి ఉంటాయి. తమ్ తమ్ दिन के तम में सपने जगते. पहले हम इसके बारे में चर्चा किए, इसलिए मैंने सूक्ष्म रूप से चर्चा करूँगी। माने उस समय हमारे मन में जो कल्पनाएं आते हैं और उसी समय दादुर टरटर करते हैं। वर्षा के समय दादुर बोलते हैं, मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं है, మమ్మల్ని ఎవ్వరు ప్రశ్నించలేరు అని కప్పలు ఆ సమయంలో మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉంటాయి. उसी तरह जिल्ली जी जी जिंकार करते हुए जिल्ली वर्षा के समय जो जिल्ली आवाज़ करते हैं, अपना आनंद को प्रकट करते हैं. తన ఆనందాన్ని తను ఆ జిల్లి పురుగులు, వాన పురుగులు చూపిస్తూ ఉంటాయి. मोर म्याव 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 करते हैं. మోర్ క్యా करते हैं అమ్మా? మ్యావ్ మ్యావ్ అని అరుస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఆ వర్షం సమయంలో పశు పక్ష్యాదులన్నీ కూడా తమ ఆనందాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంటాయి. उसी तरह पीयू पीयू चातक गण, जो चातक पक्षी है, पिछले कालांश में हम चर्चा किया चातक पक्षी के बारे में. उस चातक पक्षी किस तरह का आवाज़ करते हैं? पीयू पीयू आवाज़ करते हैं. चातक के गण पीयू पीयू आवाज़ करते हैं. और उड़ते सोन बालक आर्ध सुखते करकंदन. सोन बालक आकाश में उड़ते हुए उस पानी में भीग कर ఆర్ద్రత के सुख से క్రందన్ करते हैं. వర్షంలో తడిచి అరుస్తూ ఉంటాయన్నమాట పక్షులు. గుమ్మడి గుమ్మడి గిర్ మేఘ గగనమే భర్తే గర్జన్. ఉస్ గుమ్మడ్ మని ఆ మేఘాలన్నీ కూడా ఆకాశంలో మేఘాలు అలుముకొని గర్జనలు వినిపిస్తాయి. అంటే ఉరుములు వినిపిస్తూ, గర్జనలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి, సౌండ్స్. రిమ్జిమ్ రిమ్జిమ్ క్యా కుచ్ కహతే బూందోంకే స్వర్. అప్పుడు ఆ వర్షపు చినుకుల ధార ఎలా ఉంటుంది? रिमझिम रिमझिम ऐसा शब्द करते हुए बूंदे अपने स्वर दिखाते हैं. और देखो, रोम सिहर उठते चूतर में भीतर अंतर. రోమ సిహర్, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రోమాలు ఆ వర్షపు చినుకులకి నిక్కబడుచుకుంటూ ఉంటాయన్నమాట. ఇదే విధంగా धारावों पर धाराएं जरती धरती पर. धारावों पर धाराएं, ధరావం భూమి మీద, ధరామానే భూమి, భూమి మీద ధారలుగా వర్షము, झरनाమానే కురియుట, వర్షము భూమి మీద కురుస్తూ ఉంటుంది. రజ్కే కణ్ కణ్ మే తృణ తృణకో పులకావలి థర్. రజ్కే కణ్ కణ్ మే, రజ్ మానే క్యా హై? మట్టి. మట్టిలో ఈ వర్షపు చినుకుల వలన మొలకలు రావడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. కణ్ కణ్ మానే अणुअणुना. पगटवारी की धारा झूलता है मेरा मन. उसी समय में हमारा मन क्या चाहते हैं? उस धारा को झूलने के लिए, माने कागज़ के नावें चलाने के लिए, हमारा हर्ष को
उल्लास को प्रकट कर सकते हैं हम। आओ रे सब मुझे घेर कर गावो सावन మనే అందరూ రండి. కవి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మనం అందరం కూడా ఈ వర్షంలోని ఈ శ్రావణ మాసంలో దాని యొక్క ఆనందాన్ని మనం పొందాలి అనేటటువంటి దానిని ఇక్కడ కవి చెప్పుచూ ఉన్నారనమాట. ఇంద్రధనుషుకే జూలే మిలి సబ్ జన్. వర్షం వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇంద్రధనుష్ వస్తుంది. ఆ ఇంద్రధనుస్సు మనకి అన్ని రంగులు కూడా మన జీవితంలో ఉండేటటువంటి సుఖ దుఃఖాలన్నిటికీ కూడా కారణం కాబట్టి ఆ ఊయలలు ఊగుదాం రండి అని చెప్తున్నారు కవి. ఫిర్ ఆయే జీవన్ మే సావన్ मन भावन. ఈ సావన్ మానే క్యా హై? శ్రావణ మాసం. మన్కో భానే వాలా, మన మనస్సును ఆహ్లాదంగా ఉంచేటటువంటి శ్రావణ మాసం మరలా రావాలని చెప్పి కవి ఇక్కడ కోరుకుంటూ ఉన్నారనమాట. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి భావాన్నిన్నింటినీ కూడా మనం ఇప్పుడు వాటన్నింటినీ చర్చించుదాం. बाद में हम इस वर्ष ऋतु के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ. वर्ष ऋतु सबके लिए प्यारा मौसम है. सामान्यतः ये जुलाई के महीने में आता है और सितंबर के महीने में जाता है. జూలై నెలలో వస్తుంది వర్షాకాలం, సెప్టెంబర్ నెలలో अंतमैपोतुंदी. यह अपने प्राकृतिक और ठंडे बारिश के पानी की वजह से लोगों को बहुत राहत देता है. गर्मी के कारण जो नदी और तालाब सूख पाते हैं उसको बारिश के पानी से भर जाते हैं. వర్షాల వలన నదులు చెరువులు అన్నీ కూడా నిండి పంటలకు బాగా ఉంటాయి. इसी तरह पिछले कालम्स में मैंने उन्मुखीकरण के बारे में भी चर्चा किया. जो उन्मुखीकरण में 3 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी चर्चा किया. और बाद में उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? छात्रों में प्रकृति के प्रति आराधना की भावना, प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना जगाने का इस पाठ का उद्देश्य है. और सुमित्रानंदन पंत दी छायावादी के प्रमुख स्तंभ है. उन्होंने ये बरसते बादल पाठ के बारे में हम चर्चा किया. ये सूक्ष्म रूप में उसके बारे में भी हम जान लेंगे. देखो पाठ्यांतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं. उन प्रश्नों के पिछले कालांश में मैंने गृह कार्य के रूप में भी दिया. आप करेंगी मैं चाहती हूँ. तो विषय प्रवेश के अंतर्गत वर्ष ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु है. जो मेघ है, जो वर्षा की समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होते हैं. जो देखो बच्चों, ये प्रकृति की सुंदरता के दृश्य यहाँ छिपा रही हैं. వర్షం పడేటప్పుడు మేఘాలు ఎలా ఆవృతమై ఉంటాయి, వర్షము ఆ చెట్లను తాకుచు కిందకు వస్తుందన్నాం కదా, అవన్నీ కూడా ఉన్నవి ఈ చిత్రంలో కల్పిస్తున్నాయి. उसी तरह दादुर क्या करते हैं? टर्टर करते हैं. मेंढक, दादुर का अर्थ क्या है? मेंढक. जिल्ली का अर्थ है कीचुराళ్ళు. झंझन माने जो निरंतर आने वाले शब्द. म्याऊं म्याऊं जो मोर. ये सारी प्रकृति का दृश्य है, कवि ने वर्णन किया. और रोम सिहर, रिम झिम रोम सिहर उठते हैं. रोम माने क्या है? बाल. उसी तरह भीतर अंतर, जो धरती माने क्या है? भूमि. पकड़वार की धारा झूलता है मेरा मन. నా మనసంతా కూడా ఇటువంటి వర్షపు నీటిని పట్టుకుని ఆడాలనుంది. ఆవో రే మేరు ముझे घेर कर गावो सावन. రండి అందరూ నాతో ఆడుదురుగాని అని కవి ఇక్కడ పిలిచారు. उसी तरह हम बाद में चर्चा करेंगे अर्धग्रहता प्रतिक्रिया. अर्धग्रहता प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो दिए गए हैं जो प्रश्न है, मेघ और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है? మేఘాలని, बिजली माने मेरुपुल्ని ఎలా వర్ణించారు? बरसते बादल कविता में सावन के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया. ఇందులో ప్రకృతిని చాలా అందంగా కవి వర్ణించారు. सावन के समय आकाश में काले घन घोर बादल छाए जाते हैं. झूम झूम बरसते हैं माने वे मेघ झूम झूम बरसते हैं. काले बादल के हृदय में बिजली चमकती है. काले बादलों के घन के हृदय में बिजली चमकती है. वर्षा की बूंदें चमचम धरती पर गिरती है. उस समय वर्षा की बूंदें चमचम आवाज़ करते हुए धरती पर गिरती है. इनके स्पर्शा से मन पुलकित होता है. ఈ వర్షం యొక్క స్పర్శతో మన మనస్సంతా కూడా పులకించిపోతుంది. ధరती पर वर्षा की धाराएं बहती है. ఈ భూమి మీద వర్షపు ధారలు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. సారీ ప్రకృతి मनमोहक देखती है. మొత్తం ప్రకృతి అంతా చాలా అందంగా ఉంటుంది. दूसरा प्रश्न देखो, प्रकृति की कौन से चीज़ें मन को छू लेती है? ప్రకృతిలో ఉన్న ఏ వస్తువులు మన మనస్సుని
ताकुताई। वर्षा के समय की प्रकृति शोभा निराली होती है। इस समय के काले काले बादल, वर्षा की बूंदें, चमकने वाली बिजली, बहती हुई जलधाराएं, पेड़ पौधे आदि प्रकृति की चीज़ें मन को छू लेती हैं। देखो बच्चों, ये चित्र में काले बादल है, वर्षा की बूंदे हैं, पेड़ पौधे है, झरना है, ये सारी हमारे मन को प्रकृति से कि ये सारी चीज़ें हमारे मन को छू లేతి हैं। ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇవన్నీ కూడా, ఈ మేఘాలు, మబ్బులు, వర్షాలు, ఈ మెరుపులు, అలాగే జలధారలు, చెట్లు, చేమలు, ప్రకృతి అంతా కూడా మన మనస్సుని మనోహరంగా చక్కగా ఉల్లాసంగా ఉండేటట్లుగా చేస్తుంది ఈ వర్ష। बच्चों, इस तरह हमारे प्रकृति में मन को छू लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, तृण तृण की प्रसन्नता का क्या भाव है? धरती पर वर्षा के होने से पानी की धाराएं बहती है। इससे रज के कण कण से कोमल अंकुर फूट पड़ते हैं। वे खुशी से पुलकित हो झूमते हैं। धरती पर हरियाली छा जाती है। संसार के चारों ओर आनंद और उल्लास होता है। तृण तृण की प्रसन्नता का यही भाव है। तृण 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 माने क्या है? చిన్న చిన్న అంకుర్, పౌధం కా అంకుర్। ఈ వర్షం యొక్క నీటి ధారల వలన ఆ మట్టిలోని మొలకలు వచ్చి మొత్తం పొలాలు అవన్నీ కూడా చక్కగా పండి హరియాలి ఛా జాతి హై, మొత్తం అంతా కూడా హరియాలీతో అలుముకొని ఉంటుంది। इसी तरह अर्धग्रहता प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गया है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्धग्रहता प्रतिक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत अब तक हम पाठ्यांतर्गत 3 प्रश्न दिया गए हैं, उनके बारे में चर्चा किया। जो पाठ्यांतर्गत प्रश्नों के बारे में चर्चा के बाद अर्धग्रहता प्रतिक्रिया। धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है, इस पर अपने विचार बताइए। धरती, ఈ అందమైనటువంటి భూమి యొక్క అందానికి కారణం వర్షం, దీనికి మన అభిప్రాయం చెప్పాలి। सावन के महीने में वर्षा होती है। वर्षा से पानी मिलता है। धरती पर स्थित प्राणी मात्र को जीवन दान मिलता है। सारी प्रकृति से सब और हरियाली फैलती है और मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर फूटते हैं। खेतों में नदी नले भर जाते हैं, फसलें उगते हैं। सभी प्राणी खुशी से विभिन्न स्वरों में अपना आनंद प्रकट करते हैं। इस तरह की धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। వర్షము వలన ఈ శ్రావణ మాసం అంతా కూడా వర్షం వలన ప్రకృతి అంతా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది। घने बादलों के वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दट्टమైనటువంటి మేఘాలను వర్ణించాలి। सावन के समय आसमान में घने बादल छाए जाते हैं। वे भयानक रूप से घूमती है रहती है। विविध आकृति में रहकर वे गर्जन करते हैं। रहकर उनके बीच बिजली चमक रही है, उठती है। काले घने बादलों को देखकर सब प्राणी खुशी से हो जाते हैं। दादुर टर्राते हैं, मोर कूकते हैं, चटक शोर मचाते हैं। शीतल पवन के छूटे ही बादल पड़ते हैं, मूसलधार वर्षा होते हैं, धरती भी पुलकित होती है। इस तरह अपने मन मर्जी के अनुसार घने बादलों का वर्णन आप भी लिखना चाहिए। और बाद में देखो बच्चों, वाक्य उचित क्रम में लिखिए। हाय झूम झूम बरसते झूम झूम मेघ के सावन के। इसका सही है, झूम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन दूसरा है। तीसरा धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। माने गगन में गर्जन, గుమడ్ గుమడ్ గిర్ భర్తే మేఘ్ అని అటు ఇటు ఇచ్చారు। దాన్ని మనం కరెక్ట్గా గుమడ్ గుమడ్ గిర్ మేఘ్ గగనమే భర్తే గర్జన్। धरती पर झरती धाराएं पर धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। और बाद में देखो, बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है और मन दिन में ही सपने देखने लगा है। అంటే బాధలం అంటే ఇక్కడ భావం, పద్యం యొక్క భావం ఇచ్చారు। దానికి ఏ పద్యం వస్తుందంటే, చమ్ చమ్ బిజ్లీ చమక్ రహీ రే उर्मेघन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। उसी तरह कवि चाहता है कि जीवन में सावन बार बार आए हैं और सब मिलकर झूलने में झूले। माने आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन
इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, ये लास्ट अंतिम पंक्ति इस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ बरसते बादल पाठ में कविता ने क्या चाहा, बार बार सावन महीने को आने के लिए चाहा और इंद्रधनुष के झूले में झूलने को चाहा, इसलिए इसका भाव संबंधित पंक्तियाँ लिखना चाहिए। और देखो यह एक पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गए हैं उनको उत्तर लिखना है। బాదల్ और బూందే బంద్ కియే హే బాదల్నే, బాదలు బూందే ఈ రెండింటిని కూడా బంధించింది బాదల్। అంబర్ కే దర్వాజే సారే నహీ నజర్ आता है सूरज ना कहीं चांद सितारे, अंबर మేఘాలు అలుముకోవడం వల్ల సూర్యుడు చంద్రుడు కనిపించట్లేదు। ऐसा मौसम देखकर चिड़िया ने पंख पिसारे, పంక్ ఫిసారే అనే పక్షులు కూడా కలకల రావాలు చేస్తున్నాయి। ఏసా మౌసం దేకుకర్ ఇటువంటి ఋతువుని అటువంటి వాతావరణాన్ని చూసి చిడియోనే भी పంక్ ఫిసారే। హో ప్రసన్న ధరతీకే వాసి, భూమిపైన ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఆనందం పడ్డారు। నభకి ఓర్ నిహారే, అందరూ ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు। ప్రశ్న దేకో బచ్చో, ఇస్నే అంబర్ కే దర్వాజే బంద్ కర్ దియే హై, ఎవరు ఆ మేఘాలని బంధించారు? ఆకాశ్, సూరజ్, చాంద్, बादल। पंख किसने पसारे है? चिड़िया, मौसम, धरती, सितारे। पद्यांश में आए युग्म शब्द है बादल, अंबर, सूरज, चांद, चांद, सितारे, धरती, वासी। और चौथा प्रश्न है धरती के लोग किस ओर निहार रहे हैं, భూమి పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఎటువైపు చూస్తున్నారు? చిడియా పక్షి, నబ్ ఆకాశం, బాదల్ మేఘం, చాంద్ చంద్రుడు। ఇస్ కవిత కా విషయ క్యా హై, ఈ కవితకు ఏం పేరు పెట్టచ్చు? ప్రకృతి గురించి చెప్పారా, सूरज सूर्युని గురించా, తారే अंबर, ये देने के बारे में। पहला प्रश्न का उत्तर है कौन बंद पिसारे हैं? बादल। अंबर के दरवाजे कौन बंद कर दिया? बादल ने बंद कर दिया। दूसरा है जिस समय में कौन पंख पसारे किया? चिड़िया। और तीसरा है इस पद्य में युगम शब्द क्या है? चांद, सितारे। जो बीच में जो आइफन होते हैं उसे चांद और सितारे, इसलिए चांद सितारे। ధరతీ కే లోగ్ కిస్ ఓర్ నిహార్ రహే హై, ప్రజలందరూ కూడా ఎటువైపు చూస్తున్నారు అంటే నబ్ కి ఓర్, నబ్ మానే ఆకాశం వైపు ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు। ఇస్ కవిత కా విషయ క్యా హై, కవితలో దేని గురించి చెప్పారు? ప్రకృతి సౌందర్యం గురించి చెప్పారు, కాబట్టి దీనికి ఏం పేరు పెట్టచ్చు? మనం ప్రకృతి అని పెట్టచ్చు। పిల్లలు మీరందరూ కూడా ది స్టూडेंट्स आप क्या करना है, इन सारे को अपने अभ्यास पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आ, ई, ये तीनों गृह कार्य के रूप में कर आपने स्वयं पढ़कर लिखो। मैंने उसके बारे में बताया, उसको सोचकर आपने लिखना है। आ के अंतर्गत क्या है, उस आ के अंतर्गत क्या है उसके बारे में भी लिखना है। माने दूसरा आ के अंतर्गत उल्टे पुल्टे जो शब्द दिए गए हैं उस वाक्य के रूप में लिखना है। माने ఆలోని ఉచిత క్రమంలో రాయాలని ఉంది, అదొకటి। నెక్స్ట్ భావానికి సంబంధించిన పంక్తులు, అలాగే ఈ పద్యాంశము దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ 5 ప్రశ్న జవాబులు కూడా गृह कार्य के रूप में लिखना है। और देखो बाद में अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, सृजनकारी, ये सीसी के अंतर्गत आप क्या करना है, सीधे आपको ये 3 अंक वाले प्रश्न गद्य पाठ और पद्य पाठ से नहीं दिया जाएगा, आपको सोच कर लिखने के लिए जो ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ में दिया जाएगा। అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత కింద ఇచ్చిన ప్రశ్నలు డైరెక్ట్గా ఇవ్వరు, దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతారు, దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నను బట్టి మనం జవాబు రాయాలి। వర్ష सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है कैसा, అందరికీ అవసరం, जो आवश्यक है। वर्षा से संसार का चक्र चलता है, వర్షం వలన ప్రపంచమంతా కూడా తన యొక్క సైక్లింగ్ అవుతుంది। బాదల్ వర్షా के रूप में बरसकर पानी देते हैं, వర్షం మేఘాలు వర్షాల కురిసి మనకి నీటిని ఇస్తాయి। ధరతీ के सब భూభాగों में पानी जमा रहता है, అన్ని భూభాగాలకి కూడా నీరు అనేది లభిస్తుంది। और दूसरा है वर्ष ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य पर अपने विचार लिखिए। वर्ष ऋतु सबसे
सबकी प्रिय ऋतु है। आसमान में फैले काले घनघोर बादल बरसते हैं, बिजली की चकाचौंध चमक रही है, वर्षा की बूंदें रिमझिम गिरते हैं। उसी तरह फिर आए जीवन में सावन मन भावन, इसके बारे में भी लिखना चाहिए। प्राय सभी लोग सावन ऋतु को बार बार आनंद पसंद करते हैं और इस ऋतु का प्राकृतिक सुंदरता को बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्ष ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु है। इस समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है और पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। ये वर्षा को देखकर अतिरिक्त प्रश्न है, ये सभी प्राणी पुलकित हो जाते हैं कैसे, क्यों? वर्षा प्रकृति में नई शोभा लाती है। वर्षा के कारण प्रकृति हरी भरी रहती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। पशु पक्षी वर्षा को देखकर संतोष उछल कूद पड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु का वातावरण अंत होता है। पशु पक्षी सारे मनुष्य सह लिए हैं। वे वर्षा को देखकर अपने ताप को शांत करने के పులకిత్ हो जाते हैं। అంటే ఈ వర్షం పడినప్పుడు మనుషులు, పశువులు, పశుపక్షాదులు, మనుషులు అందరూ కూడా ఆ వర్షాన్ని పులకించిపోయి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వేసవినంతా కూడా మర్చిపోతారు। मानव जीवन में वर्षा का महत्व क्या है? वर्षा से कई लाभ होते हैं। जो वर्षा से पीने का पानी आते हैं, वर्षा से खेती बड़ी होती है और वर्षा से सूरज का तापमान दूर हो जाता है। पशु पक्षी और मनुष्य का जीवन का आधार है वर्षा। पेड़ पौधों के लिए भी वर्षा आधार है। वर्षा के कारण प्रकृति सुंदरता बढ़ती जाती है। वर्षा प्राणियों के लिए वरदान है। ఇటు నుండి అటు నుండి ఎటు ఇచ్చినా కూడా ఆ పాయింట్సే వస్తాయమ్మా। वर्षा प्राणियों के लिए वरदान। पानी के बिना हम जीवित नहीं कर सकते। మనం నీరు లేకుండా జీవించలేం। हमारे जीवन में पानी का आधार है। पशु पक्षी, मानव एवं प्रकृति वर्षा से पुलकित होती हैं। ये सब जीवन के लिए वर्षा पर निर्भर हैं। हमारे फसलें भी वर्षा पर निर्भर हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्षा प्राणियों के लिए वरदान है। అంటే వర్షము ప్రాణులందరికీ వరం లాంటిది। ఎందుకంటే నీరు లేకుండా మనం ఉండలేం। పశువులు, పక్షులు, పంటలు ఏవి ఉండలేవు కాబట్టి అన్నిటికీ ఆధారం నీరు। वर्षा के कारण प्रकृति के कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? काले बादल छा जाते हैं, दिन में अंधेरा फैलाते हैं, मेघों में बिजली चमक रही है, गर्जन होते हैं। वर्षा के कारण प्रकृति में हरियाली छा जाती है, उसके कारण प्रकृति की शोभा बढ़ते हैं, इंद्रधनुष भी निकलाते हैं। और देखो माने यहाँ वर्षा के कारण प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, इंद्रधनुष भी निकलाते हैं। वर्षा के कारण బాదల్ ఛా జాతే హై, మొత్తం నల్లటి మేఘాలు అలుముకుని అంతా కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది। సారీ ప్రకృతి వర్షా పర్ నిర్భర్ హై కైసే? వర్షా సే ప్రకృతి సుందర్ लगती है। వర్షం వలన ప్రకృతి అంతా అందంగా ఉంటుంది। हरियाली व्याप्त होते हैं। वर्षा के कारण तालाब, नाल, नदी आदि पानी से बहते हैं। నదులు అన్నీ నిండుతాయి। ప్రకృతికి నయి శోభ ఆతి है, కొత్త అందం వస్తుంది ప్రకృతికి। पीने के लिए पानी, खेतीबाड़ी के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है। మనం త్రాగడానికి ఈ చెరువులు, నదులు అన్నీ నిండడం వలన మనకు త్రాగడానికి సరైనటువంటి నీరు, పంటలు పండడానికి నీరు అందుతుంది। అందుకనే इसलिए हम कह सकते हैं सारी प्रकृति वर्षा पर निर्भर है। ప్రకృతి అంతా కూడా వర్షం పైన ఆధారపడి ఉంది। మన ప్రకృతి అంతా వర్షం పైన ఆధారపడి ఉంది। దీనివల్ల చెప్పగలుగుతాం। ఎందుకంటే పంటలు పండాలన్నా, వ్యవసాయం చేయాలన్నా, మనం త్రాగడానికి, వాడుకోవడానికి, దేనికైనా కూడా మనకు కావాల్సింది నీరంతా వర్షాల నుండి లభిస్తుంది। వర్షాసే క్యా క్యా లాభ హై? ఏంటి లాభాలు? మనం ముందు చెప్పుకున్నదే అంతా కూడా। पीने के पानी వస్తుంది, वर्षा के पशु पक्षियों और मनुष्य का जीवन आधार है। पेड़ पौधे के लिए भी वर्षा आधार है। చెట్లు కోసం, పంటల కోసం వర్షం ఆధారం। वर्षा के कारण ही नदियाँ जीव नदियों के रूप में बहती है। వర్షాల వల్ల నదులన్నీ కూడా జీవనదుల్లా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి। वर्षा के पानी को बूंदे में इकट्ठा करके बिजली की उत्पादन करते हैं। విద్యుత్తును కూడా తయారు చేస్తారు ఈ నీటితో। शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। ఎందుకంటే सावन के महीने में वर्षा होती है। वर्षा से क्या मिलती है? पानी मिलती है।
धरती पर स्थित प्राणी मात्र को क्या किसका जीवन का दान मिलता है। सारी प्रकृति से सब ओर हरियाली फैलती है। वर्षा के कारण हरियाली फैलती है। मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर उठते हैं। खेतों में नदी नालों भर जाते हैं। फसलें उगती हैं। सब प्राणी खुशी से विभिन्न स्वरों में अपना आनंद प्रकट करते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि ధరతి की శోభ का प्रमुख कारण वर्षा है। ఎందుకంటే ప్రాణులన్నీ కూడా ఇప్పుడు మన పాటల్లో మేండక్ టర్టర్ करते हैं, जिल्ली बजती झंझर, दादुरु टर्टर करते हैं, मोर म्याऊं म्याऊं करते हैं। उसी तरह अपना आनंद को पशु पक्षियों भी अपना आनंद को प्रकट लेते हैं। जो मानव है अपने हर्ष को प्रकट करते हैं, बहुत उल्लास से रहते हैं वर्ष ऋतु में। इसीलिए धरती का प्रमुख कारण वर्षा है। ఇందువలనే మనం భూమికి అశోభాయమానంగా అందంగా ఆనందంగా ఉందంటే, భూమి అందంగా కనిపించిందంటే దానికి కారణం वर्षालु। और बाद में 10 अंक के लिए सारांश लिखने की ज़रूरत है। इसके अंतर्गत सारांश लिखते समय पहला कवि परिचय लिखना है। जब कवि का नाम आप सभी को जानते हैं, यह सूक्ष्म रूप में मैं देती हूँ। बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। इनका जन्म 1900 अल्मोड़ा में कौसानी गांव में हुआ। ये प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। इस तरह उनके बारे में लिखना है। बाद में विषय प्रवेश के अंतर्गत वर्ष ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। చూడడానికి చాలా अंదంగా ఉంటుంది। पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और सारांश देखो, जब सावन मास में वर्षा के समय मेघ झमझम बरसते हैं। वर्षा की बूंदें पेड़ों के ऊपर से चमचम हुए गिरती है। बादलों के घोर अंधकारों के बीच बिजली चमचम चमक रही है। ऐसे समय दिन के अंधकार में मन के सपने जगते हैं। और दादुर टरटर करती है, जिल्ली झंझन बजती है, मोर म्याऊं म्याऊं गाते हैं, चातक के गण करते हैं। और सोन बालक उड़ते हुए आर्द्र सुख से वर्षा का क्रंदन करते हैं। मेघ गगन में घुमड़ते हुए गर्जन भरते हैं। रिमझिम वर्षा की बूंदे छूते भीतर सूखी धरती पर धाराएं बहती है। ऐसे समय मिट्टी के कण कण में कोमल अंकुर पुलकित होते हैं। कवि का मन पानी की धारा पकड़कर झूलना चाहता है। कवि सबको सावन के गीत गाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सब मिलजुल कर इंद्रधनुष के झूले में झूलने को कहते हैं। सबका मन माने वाला सावन हमारे जीवन में बार बार आना है। यह कवि की इच्छा है, हमारे भी इच्छा है, क्योंकि वर्षा के बिना हमारा जीवन नहीं होता है। इसलिए जो सूखी धरती धाराओं पर మని ఈ ఎండినటువంటి భూమి మీద వర్షపు ధారలు కురిసి వాటి నుండి మట్టిలో అణువణువున కోమల అంకురములు పుడతాయి। ఇది దీని యొక్క సారాంశం। बाद में क्या लिखना है विशेषता। यह कविता नाद के साथ गेय योग्य है। ये कविता नाद लय तालयुक्त गाने का योग्य है। इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग होता है। इस कविता में प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया। कवि ने इस कविता में प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया। गेय योग्य है, नाद ये गेय योग्य है। इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। बच्चों में आप क्या करना है, इसके लिए लिखना है। और बाद में 4 अंक के लिए सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। पिछले कालांश में मैंने उसके बारे में बताया। आप भी इस स्लाइड को देखकर उसको अभ्यास करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आप अभ्यास कर चुकी है। और भाषा की बात बाद में है। भाषा की बात के अंतर्गत जो क्या क्या दिया गया है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भाषा की बात पब्लिक परीक्षाओं में पहला में 1 से 12 तक प्रश्न पूछेगा। जो कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। तरु घन गगन प्रत्येक शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तरु घन गगन प्रत्येक शब्द का वाक्य प्रयोग। तरु माने क्या है, చెట్టు।
गगन माने क्या है? ఆకాశం. ఘన్ మానే క్యా హే మా? ఘన్ మానే మేఘాలు. అయితే ఇక్కడ తరువు, తరువు మానే చెట్టు, చెట్టు యొక్క పర్యాయ పదాలు ఏంటి? पेड़, पादप, वृक्ष. पिछले कालंश में मैं यह समझा. गगन का पर्याय क्या है? आकाश, आसमान, नभ. गन का पर्याय है बादल, मेघ. ये इस तरह इन पर्याय जो शब्द के लिए बार बार आते हैं उसको पर्याय शब्द कहते हैं. और बाद में तत्सम, पिछले कालंश में चर्चा किया हमने. तत्सम माने क्या है? तत्सम, समान. जो संस्कृत शब्द को यदा तद हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं. जो का जो. और तद्भव माने क्या है? संस्कृत से निकले हुए शब्द, माने उद्भव होने वाला शब्द, संस्कृत से जो परिवर्तन होने वाले शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं. भाषा की बात के अंतर्गत जो तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में दूसरा और तीसरा प्रश्न दिया गया है. सावन, सपना, सूरज. इसके शब्द का तत्सम रूप लिखिए. तत्सम रूप सावन का तत्सम है श्रावण. माने माने सपन का है स्वप्न. सूरज का सूर्य. सा के स्रा का प्रयोग होता है. और गन, वारी, चंद्र. इसमें तद्भव रूप लिखिए. तद्भव रूप गण, ना, ना, गन, वारी, बारी. उसी तरह चंद्र, चांद. और पुनरुक्त शब्द है झम झम, थम थम, पीव पीव, फिर, छम छम, ठर ठर, कण कण, रिम झिम, चम चम. इससे वाक्य प्रयोग करना है. मेघ झमझम बरसते हैं. मेघालु झमझम आवाज़ करते हुए बरसते हैं. दिन के तम में सपने जगते हैं. పగలే మనము పగటి కలలు కంటాం వర్షం వచ్చేటప్పుడు. चातक के गण पीव पीव करते हैं. वर्षा के समय चातक के गण पीव पीव आवाज़ करते हैं. हमारे जीवन में सावन फिर आते हैं. हमारे जीवन में क्या फिर माने మరలా మరలా వస్తుంది శ్రావణ మాసం. తరువం से చనకే బూందే చంచం గిర్తి है. చెట్ల నుండి తాకుచు वर्षप बिंदुవులు छम छम आवाज़ करते हुए नीचे गिरती है. यहाँ पुनरुक्त शब्द क्या है? चम चम. दादुर टर टर करते हैं. यहाँ पुनरुक्त शब्द क्या है? ठर ठर. और मिट्टी के कण कण में कोमल अंकुर फुलहित होते हैं. कण कण, अणु अणु न कुड़ा. बूंदे रिमझिम वर्षा गिरती है. कैसा है? रिमझिम. बिजली चम चम चमक रही है. छम छम माने क्या है? मेरुपु, प्रकाशम. जो एक जैसा शब्द को दो बार ప్రయోగ करते हैं उसे పునరుక్త శబ్ద. ఒకే అర్థం ఇచ్చేదాన్ని రెండు సార్లు రాస్తే దాన్ని పునరుక్త శబ్ద అంటారు. नेक्स्ट देखो, इन्हें समझिए और सूचना के अनुसार कीजिए. धाराओं पर धारा ये झरती धरती पर. अंतर स्पष्ट कीजिए. यहाँ धाराओं, पंत जी ने धारा शब्द को 2 बार प्रयोग किया है. यहाँ संज्ञा शब्द है, इसका बहुवचन रूप है धाराएं हैं. इसके साथ पर कारक जोड़ने से धाराएं शब्द रूपांतर होकर धाराओं बन गया. इस प्रकार के वर्णन से वाक्य का सौंदर्य बढ़ता है. धाराओं, धारा माने क्या है? धारలు. ये సంజ్ఞా శబ్ద. ఇది ఒక సంజ్ఞా పదం. దీని యొక్క బహువచనం ధారాయే. కానీ దానిని కారక చిహ్నం ఉపయోగించినప్పుడు ధారావోం అని ఉపయోగించడం వలన ఇది ప్రయోగం, వాక్యంలో ప్రయోగం, సౌందర్యం, వాక్యం యొక్క అందం కూడా పెరుగుతుంది. और ఇంద్రధనుష్ కే జూలే మే జూలే సబ్జన్. ఇంద్రధనుష్ అనేటటువంటి ఊయలలో, ఊయల माने संज्ञा, झूलना माने क्रिया. इसका झूल शब्द का मूल रूप है झूला. झूले माने ऊगटम. झूले ऊयला. ऊयला యొక్క మూల రూపం झूला. यह संज्ञा है. झूला माने ऊयला. ऊयला संज्ञा है. इसके साथ में कारक जोड़ने से झूले में रूपांतर हो गया. झूले यानी रूपांतरण చెందింది. झूलना क्रिया का रूपांतरण है. झूलना माने क्रिया का रूपांतरण. एकांक शब्द पद परिचय. जो माने यहाँ इंद्रधनुष के झूले में झूले सब्जन माने यहाँ झूला संज्ञा शब्द है. झूलने माने क्रिया. ఈ పదంలో ఇంద్రధనుష్ అనేటటువంటి సంజ్ఞ, జూలి అనే పదానికి 2 అర్థాలు వస్తాయి. ఒకటి సంజ్ఞ, మరొకటి క్రియ. అలాగే
ధారా శబ్ద కూడా రెండు విధాలుగా కవి ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది. ఒకటి धाराएं, धाराएं माने बहुवचनम, धारा शब्द का बहुवचन शब्द है धाराएं। इस पर जोड़ने से क्या बन जाते हैं? धाराओं। घर, घर को घरों ऐसा बन जाते हैं। बहुवचन रूप के ओम का प्रयोग किया जाता है। और देखो बच्चों, बाद में हम चर्चा करेंगे ये धाराओं पर धाराएं। झूला, झूला माने क्या है? झूला माने ऊयला। में अने कारकन जोड़ने से क्या बन सकते हैं? झूले बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 पद परिचय। बरसते बादल है का पद परिचय। बादल बरसते हैं, बादल बरसते हैं దీన్ని మనం ఒక్కొక్క పదం విడదీసి చెప్పాలి. బాదల్ అంటే ఏంటి? మేఘం, क्लाउड, मेघ, गन। इसको क्या कहते हैं? संज्ञा। किस तरह की संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। बादल एकवचन और बहुवचन में रूप नहीं बदल सकते, इसलिए बादल शब्द पुंलिंग है। बरसना माने क्रिया। पद परिचय की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। వాక్యంలో వచ్చినటువంటి సార్థక శబ్ద అంటే అర్థవంతమైనటువంటి పదాన్ని శబ్దాన్ని పద్ అంటారు. తదా ఉన్ శబ్దం కే వ్యాకరణిక పరిచయకు పద పరిచయం. ఆ పదము యొక్క వ్యాకరణ పరిచయం అంటే సార్థకమైనటువంటి పద అక్షరాలు కలిగిన దాన్ని పద అంటారు. ఆ వ్యాకరణంలో దాన్ని పరిచయం చేయడాన్ని పద పరిచయం అంటారు. పద పరిచయకి शब्द भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। వాక్యంలో మిగిలిన పదాలతో దీని సంబంధాన్ని కూడా మనం తెలియచేయడం జరుగుతుంది. और बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। హిందీ పదాలలో ఎక్కువ పదాలకి ఒకే ఒక పదముగా దాన్ని ప్రయోగించడం జరుగుతుంది. అర్థాత్ हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है. అంటే హిందీ భాషలో అనేక పదాలకు బదులుగా ఒక్క పదాన్ని ఉచ్చరించి భాష యొక్క ప్రభావవంతమైనటువంటి గొప్పతనాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది. యహా మన్ కో బానే వాలా, మన మనస్సుని అత్తుకునేది ఏంటి అంటే మన్ భావన్. ఇसे एक शब्द ने लिखने हैं तो मन के बाने वाला मन भावन है. मन भावन, सावन, मन भावन అంటే అక్కడ కవి శ్రావణ మాసాన్ని మన్ భావన్ అని వర్ణించారంటే మన్ భావన్ మానే క్యా హై? మన్ కో బానే వాలా, మన మనస్సుని ఆకర్షింపజేసేదాన్ని మన్ బానే వాలా. और दूसरा तीसरा है समास. समास इसमें पेड़ पौधे दिया गया, पेड़ और पौधे, इसे क्या कहते हैं? पेड़ और पौधे, చెట్టు మరియు చిన్న చిన్న మొక్కలు, అలాగే పశు పక్షి, పశువులు మరియు పక్షులు. జిస్ సమాస్ మే సమస్త పదకే దోనో పద ప్రధాన్ హో, అంటే ఇందులో పేడు ప్రధానం, పౌదే ప్రధానం, పశు ప్రధానం, పక్షి ప్రధానం, ముఖ్యమైనవి. దోనో పద్ యా దోనో పద్ సమాన్ హై, రెండు సమానమైన, యా దోనో పదం మే మిలాతే సమయ, ఈ రెండు పదాలని కలిపేటప్పుడు ఔర్ కానీ అథవా కానీ యా కానీ ఏవం కానీ అది యోజక్ లుప్త్ హో జాయే, యోజక్ అనే చిహ్నము కనిపించకుండా ఉన్నట్లయితే वह समास को द्वंद्व समास कहलाते हैं. जैसे उसका उदाहरण के रूप अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राज रंक, राजा और रंक, पशु पक्षी, पशु और पक्षी. उसी तरह पशु पक्षी, उसी तरह पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन. यहाँ द्वंद्व समास में ఐఫన్ యా और ఏవం అథవా ఇవేనా రావచ్చు, లేకపోతే చిన్న ఐఫన్ రావచ్చు. ఈ ద్వంద్వ సమాసాలు విలోమాలుగా కూడా వస్తాయి. इसी तरह माता का विलोम शब्द क्या है? पिता. भाई का विलोम शब्द बहन. उस तरह भी आते हैं. मन यहाँ खासकर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, రెండు పదాలు కూడా ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి వాటిల్ని ద్వంద్వ సమాస్ అని అంటారు. उसी तरह रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और इस तरह कुछ वाक्य बनाइए. ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు, మనం అలాంటి సరళ వాక్యాలను రాయాలి. బరస్తే బాదల్ అచ్చే లగతే హై, ఆ కురుస్తున్నటువంటి మెరుస్తున్న మేఘాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. झरती धाराएं सुंदर लगती हैं, गिरती बूंदें चमचम करती हैं.
बहता पानी शुद्ध होता है, ప్రవహిస్తున్న నీరు పవిత్రంగా ఉంటుంది. बढ़ता हुआ पौधा, खिलते हुए फूल, फैलते हुई सुगंध आदि अच्छे लगते हैं. उसी तरह खेलते कूदते बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं. बहुत पानी में गंदगी, बहते पानी में गंदगी नहीं रहती है. వెళ్తున్నటువంటి నీటిలో చెడు ఉండదు. ఉడతి పంచి వర్షామే భీగ్ గయి హై, ఎగురుతున్నటువంటి పక్షి వర్షంలో తడిసిపోయింది. రోతి బచ్చి మాకి గోద్ పహుంచి, ఏడుస్తూ ఉన్న అమ్మాయి తల్లి ఒడిలో చేరుకుంది. హస్తే ఔర్ కిల్తే ఫూలోం సే ఉద్యాన్ భరా హై, చక్కగా వికసించిన పువ్వులతో ఉద్యానవనం देंदी. उस तरह बरसते बादल कविता पाठ है. इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया जाता है. वाक्य में कोई अक्षर या शब्द बार बार प्रयोग होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं. जैसे सावन के, चन के, धन के, मन के. इससे यहाँ कविता में ध्वन्यात्मक सौंदर्य का बोध होता है. यहाँ अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण. किसी बात को साधारण ढंग से ना कहकर चमत्कार व सौंदर्यपूर्ण ढंग से कहना ही अलंकार है. अलंकार అంటే ఏంటి? ఆభూషణం. అంటే కవితకు ఆభూషణ ఇచ్చిన దాన్ని అలంకారం అంటారు. అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని సాధారణమైనటువంటి పద్ధతితో చెప్పకుండా చమత్కారమైనటువంటి సౌందర్యవంతంగా వర్ణించే దానినే అలంకారం అంటారు. इस कविता में बरसते बादल कविता पाठ है. इस कविता में अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है. जब वाक्य में कोई अक्षर या शब्द बार बार प्रयोग होता है तो वह वाक्य का ध्वन्यात्मक सौंदर्य बढ़ जाता है. इस प्रकार का काव्य सौंदर्य को अनुप्रास अलंकार कहता है. ఒకే దానిని మరలా మరలా ఉపయోగిస్తే దానిని అనుప్రాస అలంకార అంటారు. అంటే మన పద్యంలో, కవితలో చం చం, झम झम, छम छम, थम थम. इसी तरह छन के माने सावन के, छन के, घन के, मन के. उस तरह के अंत में जो अनुप्रास में एक शब्द को बार बार प्रयोग होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं. और बच्चों, आप इस पाठ को समाप्त होने के बाद क्या करना है? हिंदी का परियोजना कार्य लिखना है. परियोजना कार्य के अंतर्गत आप क्या करना है? हमारे पाठ्य पुस्तक में वर्षा, बादल, नदी, सागर, सूरज, चांद, झरने आदि में किसी एक विषय पर प्रकृति वर्णन से जुड़ी कविता संग्रह कर कक्षा में प्रदर्शन करना है. यहाँ प्राथमिक जानकारी रूप में प्रारूप यहाँ दिया जाएगा. इसके अंतर्गत आप लिखना चाहिए. साइड हेडिंग्स रखते हुए लिख लो. प्राथमिक जानकारी के अंतर्गत छात्र का नाम, कक्षा, पाठ का नाम, परियोजना कार्य की संख्या, परियोजना कार्य का नाम, कार्य का आवंटन, టీమ్ కి భూమిక. మొట్టమొదటి పేజీలో ప్రాథమిక జానకారి అంటే మనం ఏంటి, మనం ఎవరు, సో అండ్ సో అనేది తెలియాలి. మా పరియోజన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మొదలు పెట్టినప్పుడు మొట్టమొదటి పేజీలో ఫస్ట్ మీ యొక్క పేరు రాసుకోవాలి. రెండవది మీ తరగతి, మీరు ఏ పాఠం మీద ప్రాజెక్ట్ రాస్తున్నారో అది, ప్రాజెక్ట్ సంఖ్య, ఫస్ట్ లెసన్ కాబట్టి ఫస్ట్దే. పరియోజన కారిక నామ, మీరు దేని మీద ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరు. కారిక అవంటన్, మీరు అందరూ కలిసి చేస్తున్నారా, వ్యక్తిగతంగానా, సామూహికంగా, టీం వర్క్ అయితే ఎంతమంది, అవన్నీ రాయాలి. నెక్స్ట్ दूसरा पेज में प्राथमिक जानकारी और పరియోజన కార్యక శీర్షక్, మీరు ఎంచుకున్నది ఏంటి, झरना ఎంచుకున్నారా, వర్ష ఎంచుకున్నారా, లేదా నదియా, సాగరా, వాటి రాయాలి. పరియోజన కార్యక उद्देश्य, इस कार्य का उद्देश्य क्या है रायाली. प्रक्रिया में ये क्या होते हैं रायाली. परिचय, अपना परिचय के बारे में लिखना है. विश्लेषण, जो बादल के बारे में चूज करते हैं तो बादल, झरना, नदी. आप किसी एक के बारे में, जो गंगा नदी के बारे में, नदी के बारे में चूज करते हैं तो गंगा नदी, गोदावरी नदी. और प्रकृति पर कविता और नदी पर कविता, इसका विश्लेषण लिखना है. बाद में निष्कर्ष के अंतर्गत इससे, इस कविता के द्वारा
आप क्या बताना चाहता है, जो इसमें क्या है, जो नदी का है तो वो क्या है, इसके बारे में लिखना चाहिए। और छात्रों के अनुभव, इस प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा अपना अनुभव क्या है, अपने अनुभव को लिखना है। इस प्रोजेक्ट का अनुभव क्या है, गंगा नदी होते हैं तो नदी का नदी के बारे में जो कुछ विषय लिखते हैं उनको आपका अनुभव क्या है, नदियों का पानी कलुषित क्यों होते हैं, झरना कैसा बहते हैं, इस तरह के प्रश्नों के द्वारा अपने अनुभव इस कार्य करते समय अपने अपने कुछ अनुभव होते हैं, उस अनुभव को अपने शब्दों में सरल रूप से लिखना है। और संदर्भ ग्रंथ, कहाँ से यह प्रोजेक्ट को आप ले लिया, इसके बारे में भी लिखना चाहिए। बच्चों, मैंने आपके लिए बादल के बारे में जो कविता दिया जाएगा वो इस कविता को अनुसार आप क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट लिखना है। एक बादल पर कविता लिखकर उस बादल का पिक्चर जो इंटरनेट में भी जो आपके चाहे है तो ड्रा करो, ड्रा करके उनको रंग भरो और बादल के बारे में जो आप एक ప్రాజెక్ట్ करना चाहिए। నేను ఇక్కడ మీకు ఒక 4 రకాల ప్రాజెక్టులు 4 प्रकार के प्रोजेक्ट देती हूँ। एक बादल के बारे में, बरसात के बारे में और गंगा नदी के बारे में और वर्षा के बारे में। जो वर्षा पर बादल पर जो कविता, छोटी कविता भी दिए जाएगा, इसके जो चित्र भी मैंने दिया जाएगा वो सब आपको इंटरनेट में ज़रूर मिलेंगे। आप क्या करना है, उसको इकट्ठा करके प्रोजेक्ट वर्क करना है। देखो बच्चों, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, जो 5 वाक्य हैं, प्रकृति, पंत जी प्रकृति का सुंदर चित्रण किए हैं। राजा धीरे धीरे चलता है, रानी अच्छी गाती है, रवि परसों आएगा, राजा यहाँ रहता है। इसमें सुंदर, धीरे धीरे, तेज, खूब, जोर से, यहाँ, आज, कल आदि क्रिया विशेषण के रूप में होते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ चित्रण किए करना क्रिया है, चलना क्रिया है, गाती क्रिया है, कैसा गाती रानी, अच्छी गाती, राजा कैसा चलता है, धीरे धीरे चलता है। जो ने प्रश्न पूछते हैं तो उसका क्रिया का अर्थ पता होता है, जो क्रिया का काम पता होता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बारे में हम पिछले कक्षा में चर्चा किया। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसलिए आपके वार्षिक परीक्षाओं में भाग 1 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न के रूप में क्रिया विशेषण देते हैं। इसलिए आप हर एक क्लास में एक एक बिट के लिए अभ्यास करते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। मैंने इस संबंधित जो गृह कार्य दिया जाएगा ज़रूर कीजिए ना। देखो बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। पहला है राम कल आया, दूसरा है कछुआ धीरे धीरे चलता है, तीसरा है रवि परसों आएगा, चौथा है राजा यहाँ रहता है, पांचवा है सरला जल्दी जल्दी दौड़ती है। सभी क्रिया विशेषण लिखना है। बच्चों, बाद में तीसरा बिट के अंतर्गत अंक को एक बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 माने 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 7 7 8 8 9 9 10 10। ये इस तरह के 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20। 19 को क्या कहते हैं, 19, 17 को 17। इस तरह के अंकों के बाद 30 माने 30, 40 माने 40, 50 माने 50, 60 माने 60, 70 माने 70,
80 माने 80, 90 माने 90, 100 माने 100, 200 माने 200, 300 माने 300, 400 माने 400, 500 माने 500, 600 माने 600, 700 माने 700, 800 माने 800, 900 माने 900, 1000 माने 1000। इस तरह के 1000 तक सीखने के एक गृह कार्य के रूप में अंकों को 19, पहला है 1900, इसे कहते हैं 1900। दूसरा है 1977, इसे कहते हैं 1977। तीसरा है 2021, 2021 माने 2021। चौथा है 1980, 1980। और पांचवा है 2014, 2014। इस तरह के गृह कार्य को लिख लो। क्रिया विशेषण के अंतर्गत मैंने जो गृह कार्य दिया है इसके भी लिखना है। और आज हम बरसते बादल पाठ के बारे में चर्चा किया। उनमें से अर्धग्रहता प्रतिक्रिया, पाठ अंतर्गत प्रश्न, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और सारांश, जो भाषा की बात, जिनका हम चर्चा करेंगे उनके बारे में मैंने जो नोट्स दिया गया, उन नोट्स को आप सभी अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लीजिए। और बाद में जो परियोजना कार्य के रूप में मैंने दिया गया, पहला पाठ के अंतर्गत आप मन मर्जी के अनुसार परियोजना कार्य को लिखकर अपने अध्यापिकाओं को दिखाइए। कोरोना के बाद पाठशाला में रीओपन करने के बाद ये पूरा पहला पार्ट पूरा करके परियोजना कार्य भी लिखना चाहिए। दस्तूरी गुड हैंड राइटिंग से लिख लो। धन्यवाद बच्चों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे।